अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम न्यूज़ मेकर्स के साथ मैं हूं आपकी मेज़बान ज़रिया आरिफ। रमज़ान मुबारक के चांद की रोयत से लेकर ईद उल फितर के चांद की रोयत का मामला पाकिस्तान में हर साल मुतनाज़ बन जाता है। इस बार भी कुछ ऐसा ही है। फवाद चौधरी साहब कहते हैं ईद 24 को होगी, महकमा मौसमियात 25 का बता रहा है और मुफ्ती मुनीबुर रहमान बहुत पहले ही महकमा मौसमियात को रोयत के हवाले से ऐलान ना करने के बारे में खबरदार कर चुके हैं। तो फिर आखिर हम आवाम ईद किस रोज मना रहे हैं, ये हम अपने एनालिस्ट से बात कर लेते हैं। दूसरी तरफ अवाम का बाजारों में हुजूम है, या यूं कहिए कि खरीदारी के औकात में ठाठे मारता समुंदर देखकर मुल्क में सबसे पहले लॉकडाउन का ऐलान करने वाले सूबे के वज़ीर आला मुराद अली शाह साहब आज अवाम से एक अपील कर बैठे हैं कि वो ईद सादगी से मनाएं। लेकिन क्या अवाम उनकी अपील पर कान धरेंगे? क्योंकि ये वही अवाम हैं जिन्होंने शॉपिंग करते दौरान जो SOPs दिए गए थे उनकी धज्जियां उड़ा डाली हैं। एक तरफ जहां दुनिया कोरोना जैसी वबाई मर्ज से लड़ रही है, वहीं दूसरी तरफ नरेंद्र मोदी और भारतीय फौजी आपे से बाहर एक बार फिर मजलूम कश्मीरियों को अपनी दरिंदगी का निशाना बना रहे हैं। प्राइम मिनिस्टर इमरान खान एक बार नहीं दर्जनों बार ट्विटर पर मुसलसल आलमी दुनिया को आगाह कर रहे हैं कि वो भारत की हरकत सकनात पर न सिर्फ नजर रखे बल्कि अमली तौर पर कोई किरदार भी अदा करे। अगर आलमी दुनिया भी खामोश तमाशाई का किरदार अदा करती रही तो पाकिस्तान के पास फिर क्या ऑप्शंस बाकी रह जाते हैं? इस पर बात करने के लिए प्रोग्राम में हमारे साथ मौजूद होंगे एंकर तज्ज़ियाकार आमिर ज़िया साहब। बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में वक्त देने के लिए। सीनियर सहाफ़ी तज्ज़ियाकार नासिब चुग़ताई साहब भी प्रोग्राम में हमारे साथ शामिल गुफ्तगू होंगे। सहाफ़ी तज्ज़ियाकार इब्राहिम राजा साहब भी प्रोग्राम में हमें ज्वाइन कर रहे हैं। इब्राहिम, थैंक्स फॉर जॉइनिंग अस। अब से कुछ ही देर में एंकर पर्सन तज्ज़ियाकार मोना आलम साहिबा भी प्रोग्राम में हमारे साथ शामिल गुफ्तगू होंगी और सहाफ़ी तज्ज़ियाकार तरोमी साहब भी प्रोग्राम में हमें ज्वाइन करेंगे। सबसे पहले बात कर लेते हैं उस ईद के हवाले से कि जिससे हम कब मनाएंगे। पाकिस्तान में ईद उल फितर के हवाले से 3 जो तारीखें हैं वो सामने आ रही हैं। 24 मई के हवाले से कहा जा रहा है कि 24 मई को ईद हो सकती है, जिसके बारे में चौधरी फवाद साहब बात कर रहे हैं। इसके अलावा हमने ये भी देखा है कि जो महकमा मौसमियात है उसका बताना है कि रमज़ान मुबारक के 30 रोज़े मुकम्मल होंगे और अवाम जो है वो 25 मई को ईद मना सकते हैं, जबकि मुफ्ती पोपोलजई साहब के जो फॉलोअर्स हैं उनके बारे में भी कहा जा सकता है कि वो 24 को ईद करेंगे। तो ऐसे में ईद उल फितर का मामला आप सबके सामने है। क्या इस बार पूरी कौम एक दिन बना सकेगी? ये एक सवालिया निशान है। नासिब चुग़ताई साहब, स्टार्टिंग विद यू, रमज़ान मुबारक का चांद पहला रोज़ा कब होगा? उससे लेकर आज अब बात यहाँ पर आ गई है कि ईद हम सब एक दिन मना सकेंगे या नहीं मना सकेंगे। 3 तारीखें बताइए कि पूरी कौम एक दिन ईद मना सकेगी? अच्छा, मेरा ख्याल था कि कोरोना मून या शुगर मून के बारे में बात हो रही हुई, लेकिन ये तो आप ईद के चांद की बात कर रही हैं। अच्छा, बड़े मज़े का खेल है पूरा ये नया बिल्कुल नहीं है और मेरे ख्याल है हर साल इसको हम नया बना देते हैं। बिल्कुल। ये 8वीं और 9वीं सदी के ज़माने की बात है, जब शाफ़ी और हम्बली जो मकातिब फ़िक्र हैं वो मुख्तलिफ़ अंदाज में सोचते थे। कोई इल्म निसाब की बात करता था, कोई रूयत देख कर बात करता था। फिर 21वीं सदी में हाकिम का हुक्म आ गया। लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट बात ये, मैं आज अपने बाबा की डायरी नोटबुक देख रहा था, उसमें हमारा जो वाक़या है, ये जो झगड़ा आप शुरू हुआ है, ये उसके बारे में ज़िक्र है। 1968 मार्च 1961 का वाक़या है कि अयूब खान हुक्मरान थे, फील्ड मार्शल अयूब खान। कराची को इस्लामाबाद दारुल हुकूमत शिफ्ट कर दिया गया था और एक सियासी अनाद और दुश्मनी की कैफियत थी। मौलाना एहतशाम उल हक थानवी रोयत हिलाल कमेटी के चेयरमैन थे और उन्होंने ऐलान करा दिया रेडियो से अयूब खान ने कि कल ईद है। जिसके बाद रात को 12 बजे, मुझे लिखा हुआ उसके ऊपर कि रात को 12 बजे हमें फतवा मिला छोटी छोटी पर्चियों पर कि कल ईद नहीं है, नमाज नहीं होगी। और फिर उन्होंने एक वाक़या लिखा है। हम रहते थे आमिर ज़िया साहब ने जो मोहने भी देखा होगा, कराची सेंट्रल जेल के सामने सरकारी मकानात, वहाँ हम लोग रहा करते थे। तो ये तो मुझे याद है कि हम बचपन में जेल की जो दीवार थी उस पर जाके बैठ गए थे। वहाँ ईद की नमाज सरकारी हो रही थी और बड़ी मुश्किल से मौलवी मिला था। उस मौलवी को लाके नमाज पढ़ानी शुरू की तो जैसे ही वो सजदे में गया मौलवी अपनी चप्पलें जरूर उठा के भाग गया। नमाज पूरी नहीं की उसने, क्योंकि फतवा आ चुका था कि ईद आज नहीं है। तो ये हमारे होते रहते तमाशे, ये होने दे, इसको होने दे। आप 2 पार्टी की बात कर रही हैं, अब 3 पार्टियाँ हो गई हैं।
अब तो फवाद चौधरी साहब भी आ गए। फवाद चौधरी और मुनीबुर रहमान और पोपल ज़ई और हमारे दोस्त मजिद कासिम जो 2017 में फोर्स लीव पे पाकिस्तान से बाहर भेज दिए गए थे ताकि चांद इकट्ठा हो जाए, वो चांद इकट्ठा हो गया था। उसके बाद तो क्या तरीक़ा रह गया कि बहुत तब सब लोगों को जिला वतन कर दिया जाए, इकट्ठा बिठा दिया जाए। मुझे नहीं लगता कि एक बार फिर हम इकट्ठी बना पाएंगे। शायद 2-3 मौके याद होंगे हमें। अच्छा, ये पाकिस्तान में नहीं है, अमेरिका में भी है। सब रज़ा रूमी बताएंगे आपको, वहाँ भी 3-4 ईदें होती हैं वहाँ पे शायद, तो और यूरोप में भी है ये, वहाँ भी कई ईदें होती हैं। तो मेरा ख्याल है बना देंगे, जिसको जो चाहे ईद बना ले, कोई शक्कर की ईद बना ले, कोई कोरोना की ईद बना ले, कोई फवाद चौधरी की बना ले, कोई मुनीबुर रहमान की बना ले। आमिर ज़िया साहब, हम ईद एक साथ मना सकेंगे, क्या लगता है आपको? पहली बात तो ये कि जगहसाई के लिए हमने एक बड़े आसान काम को बड़ा पेचीदा कर दिया है। 21वीं सदी में लोग मरीख पता नहीं कहाँ सूरज की तस्वीर करीब से लेकर आ रहे हैं और हमारे जो है लोगों को चांद नजर नहीं आता। तो ये बड़ा मेरे ख्याल में मज़ाक़ खेज़ सी बात है। आज के दौर में रूयत हिलाल कमेटी की तो ज़रूरत ही नहीं है। अगर ज़रूरत है तो आप ये तो महकमे मौसमियात को ये काम दे दें, या मतलब जो आपकी मिनिस्ट्री ऑफ साइंस और हुकूमत जो ऐलान करे वो काफ़ी है। ज़ाहिर है कि अगर फिर गुनाह सवाब वो गलत करते हैं तो फिर ये उनकी जिम्मेदारी होगी। हम हुकूमत के हुक्म की तामील करें और हुकूमत जिस दिन हुक्म दे एक दिन हम लोग ईद मना सकते हैं। हमारे यहाँ ये तनाज़ा इसलिए खड़ा हुआ है कि हुकूमत जो है हमेशा से कमज़ोर रही है, चाहे वो फौजी हुकूमत हो, जैसा कि इन्होंने भी वाक़या बताया, बड़ा मेरे ख्याल आंखें खोलने वाला था अयूब खान के दौर का, चाहे हमारी जमहूरी हुकूमत हो, हमारी रियासत जो है वो इन मौलवी हजरात की ब्लैकमेलिंग में आ जाती है। और ये मतलब है, अगर मुनीब साहब से पूछा जाए कि जी आपको महकमे मौसमियात पर एतबार नहीं है और वजारत साइंस और टेक्नोलॉजी पर एतबार नहीं, तो इतनी बड़ी दूरबीन क्यों इस्तेमाल करते हैं? क्योंकि उस जमाने में तो दूरबीन नहीं हुआ करती थी। तो आप दूरबीन भी इस्तेमाल ना करें, आप लाउड स्पीकर भी इस्तेमाल ना करें, जो भी आप जदीद चीज़ें, चश्मा आप लगाते हैं, घड़ी हाथ में पहनते हैं, किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है फिर तो आप। लेकिन जाहिर है कि इस्लाम, दीन इस्लाम जो है एक मतलब है मुकम्मल ज़ाब्ता हयात का नाम है। इसमें कोई गैर साइंसी, गैर मंतकी बात नहीं है। इसको दीन फितरत कहा जाता है और इसीलिए कहा जाता है कि इसमें कोई पापायत नहीं है हमारे यहाँ। वो मैंने एक और प्रोग्राम में भी कहा था, हमारे यहाँ पापायत नहीं है। हुकूमत वक्त जो है वो फैसले कर सकती है। ये यूरोप का एवोल्यूशन इस तरह हुआ था कि बादशाह सलामत का झगड़ा रहता था उससे, कभी पार्लियामेंट से, कभी चर्च से। हमारे यहाँ जो है मतलब है कि हुकूमत जो हुक्मरान होता था, खलीफा वक्त होता था, सुल्तान होता था, वो सबको एक मतलब है लाठी से हाँक दिया करता था। तो आज अगर हमारे मुल्क में जमहूरियत है तो वो इख्तियार जो है वो हुकूमत के पास होना चाहिए और हुकूमत फैसला करे। उन्होंने एक तमाशा बनाया हुआ है और ये लोग तो अक़लियत में, अगर एक बार हुकूमत ऐलान कर दे कि जी हम 24 को मनाएंगे, फवाद चौधरी साहब ये ऐलान कर दें जी अब ये है, तो हमें तो कोई इतराज़ नहीं। मेरे ख्याल में जो अक्सरियत है पाकिस्तानियों की इतराज़ नहीं होगा। ये छोटे मोटे मौलवी जो बैठ के इधर उधर करते रहेंगे, ये करते रहेंगे। इनकी जो ईद है, इन्होंने तो हमेशा तफरुका पैदा किया है, लोगों को मुत्तहिद करने की जगह तकसीम किया है। तो जब भी आप देखें कि अल्लामा इकबाल के ज़माने से, अल्लामा इकबाल ने इनके ऊपर मतलब है शायरी की, वो हमेशा कहा करते थे कि जाहिद का क्या होता है, शेख क्या होता है, मौलवी क्या होता है, मुजाहिद की अज़ां क्या होता है। ये कह रहे हैं कि इस बार भी अवाम जो है वो मुनक़सिम होगी, मुजाहिद की अज़ां। तो ये सारी बातें हमारे यहाँ कोई पुरानी ये झगड़ा चल रहा है और हमेशा से मतलब है, मेरे ख्याल में कई मुल्कों ने मसला हल किया। सऊदी अरब में मतलब है जो हुकूमत ऐलान करती है लोग मानते हैं, तुर्की में जो हुकूमत ऐलान करती है मानते हैं। भाई तो हमारा कोई अनोखा मौलवी है कि ये किसी के काबू में ही नहीं आता, ये कोई मंतकी बात सुनता नहीं है, सिर्फ लोगों को तफरुके के ऊपर और सेक्टेरियनिज्म पे तकसीम करता है, लड़ाता है, कभी देवबंदी, बरेलवी, कभी शिया सुन्नी। अल्लाह का नाम ले, हमें मतलब है एक खुशी का मौका है, रमजान इनाम के तौर पे हमें रमजान जब आता है तो ईद इनाम है मुसलमानों का। उस इनाम में भी जो है ये मौलवी हजरात जो है एक कहते हैं ना कि उसको कोई ना कोई तनाज़ा खड़ा करते हैं। अफसोस के यहाँ पर भी अवाम मुनक़सिम नजर आएंगे। रज़ा रूमी साहब, मुफ्ती मुनीबुर रहमान साहब की ऐनक या फवाद चौधरी साहब के साइंस, हम दोनों के साथ ही ईद मना रहे हैं एक ही दिन? देखिए, मुझे तो जो माजी का है दस्तूर उसके मुताबिक तो एक दिन नहीं होती ईद, और मुझे नहीं मालूम कि इस बार क्या ऐसी कोई ख़ास बात होगी कि सब इत्तेफाक राय पैदा कर लेंगे।
मसला यहाँ पर यही है कि ये जो बहुत ही सादा और साइंसी काम जो है उसको इतना पेचीदा बना दिया गया है, और उसमें इतनी ये रिलीजियस लॉबीज जो हैं इनकी इतनी अपनी वो दुकानें सजाने का और अपनी इन्फ्लुएंस को दिखाने का इतना अब जोर है कि ये एक ऐसा कि इस मामले के ऊपर भी कोई इत्तेफाक राय नहीं हो पाया। कोई ज़बानी शहादत दे देता है तो कोई दूरबीनें लगा कर, भाई आजकल सब कुछ साइंस के जरिए मुमकिन है, आपको एग्जैक्टली पता लग जाता है चांद ने कब उभरना है, कब डूबना है और किस खित्ते में, तो उसके मुताबिक ईद का तयन करना कोई मुश्किल नहीं है। मसला ये कि जो हमने ये स्ट्रक्चर्स बना दिए हुए हैं, रुयत हिलाल कमेटी और इस तरह की दीगर इदारे जो हैं, जो कि अब बिल्कुल 21वीं सदी से मेल नहीं खाते, आउटडेटेड हैं, और उससे क्या होता है कि एक ही मुल्क एक ही कौम का नारा तो लगता है लेकिन ईदें 2-2 3-3 होती हैं। तो हमें फवाद चौधरी साहब बिल्कुल अच्छा काम कर रहे थे, मैं उनको बिल्कुल उनकी जो है तारीफ भी करूंगा और उनको दाद भी दूंगा कि उन्होंने इसके ऊपर मैक्सिमम एफर्ट्स की हैं कि किसी तरह से इस मामले को बेहतर बनाया जाए, लेकिन वो कामयाब होंगे मेरा नहीं ख्याल, क्योंकि अभी आपने देखा है कि जो कोरोना के दौरान जो रहा है हमारे उलमाए हजरात का रवैया और बिल्कुल हट धर्मी, बिल्कुल। तो उसको देखते हुए तो मुझे नहीं कोई ज्यादा कॉन्फिडेंस कि उल्मा और फवाद साहब एक पेज पर आ सकेंगे। इब्राहिम, मुफ्ती साहब ने तो महकमा मौसमियात को भी खबरदार किया कि वो चांद की रोज का ऐलान ना करें। देखें ज़रियाब, इस मुल्क में वो तबके जिन्होंने मज़हब के नाम पर लोगों पर अपना असर रसूख बनाया है, वो हमेशा ना सिर्फ तमाम हुकूमतों को, सिर्फ इस हुकूमत को नहीं, पिछली हुकूमतों को भी, बल्कि पूरी रियासत को ब्लैकमेल करते आए हैं, और रियासत जो है वो इन ब्लैकमेलर्स के सामने जो है वो झुकती हमें हमेशा नज़र आई है। अच्छा, एक तो आपको हुकूमतें तो झुकती नज़र आती हैं, लेकिन हमने देखा है कि हमारे जो रियासती इदारे हैं वो भी इनके सामने जो है वो सरे तस्लीम खम कर देते हैं, और फिर हमें नज़र आता है, जैसे हमारे बाकी दीगर शुरका ने कहा, कि हमें एक तफरका नज़र आता है। अभी आप ये देखें कि फवाद चौधरी जब ये बात करते हैं कि हमें साइंटिफिकली इस मसले को हल करना चाहिए, और वो बिल्कुल लॉजिकल बात करते हैं, तो हुकूमत के अंदर से ही, वो वफाकी वज़ीर हैं लेकिन हुकूमत के अंदर से एक भी आवाज़ नहीं उठती कि जो उनको सपोर्ट करे और कहे कि वो ठीक कह रहे हैं, और ये जो बाकी हमारे कुछ मौलवी हजरात कह रहे हैं कि नहीं, हमने तो वो नेकेड आई से देखना है या वो दूरबीन से ही देखना है, वो दूरबीन भी वो उन लोगों ने बनाई है जिनके बारे में ये फतवे लगाते हैं कि वो काफिर हैं और वो बहुत बुरे लोग हैं। तो फवाद चौधरी अपने वज़ीर के साथ भी हुकूमती कोई नुमाइंदा खड़े होने के लिए तैयार नहीं है, और ये सिर्फ इस हुकूमत का अलमिया नहीं है, तमाम हुकूमतों का अलमिया रहा है। फिर ये हमारे जैसे काबिल एहतराम मुफ्ती पोपल रई साहब, अगर इन किस्म के उलमा जो हैं वो सऊदी अरब में हों, तो सऊदी अरब में जैसे एक हुकूमती ऐलान हो जाता है, तो क्या वहाँ हमारे यही काबिल एहतराम उलमा जो हैं वो इतनी कुछ जुर्रत कर सकते हैं कि वहाँ ये कहें कि नहीं, हम तो हुकूमती ऐलान नहीं मानते और हम जो है वो अपनी एक नेकेड आई से देखेंगे चांद, और उसके बाद ही हम जो है वो फैसला करेंगे। दूसरा, हम हर मामले में इंडिया का मुकाबला करते हुए हम नज़र आते हैं और हम कहते हैं कि जी हमें हर दूसरा जो मैदान है उसमें उसके साथ कम्पीट करना है। इंडिया वाले जो हैं वो मरीख पर मिशन भेजने की तैयारी कर रहे हैं, चांद पर उन्होंने स्पेशलाइज्ड अपना मिशन ऑलमोस्ट लैंड करवा दिया था, और हम अभी तक इस बहस से नहीं निकले कि हमें महकमा मौसमियात के ज़रिए चांद देखना है, साइंस एंड टेक्नोलॉजी के ज़रिए देखना है, स्पार्को वाले देखेंगे या हमारे उलमाए कराम देखेंगे। और ये यूरोप और अमेरिका में चूँकि वहाँ पे इस्लामी रियासतें नहीं हैं, तो वो रियासत ईद का ऐलान नहीं करती, तो वो वहाँ भी ये जो मैस क्रिएट होता है 2-3 ईदों का, वो भी माशाल्लाह हमारे जो मुसलमान हैं, ख़ासतौर पर जो पाकिस्तानी हैं, वो भी उन्हीं की मरून मिन्नत है। वहाँ भी इसी तरह होता है कि कोई कहते हैं जी हम सऊदी अरब के साथ करेंगे, कोई कहते हैं पाकिस्तान के साथ करेंगे, और हुकूमतें इस मसले को हल करने की जानिब इसलिए नहीं जाती। वैसे तो प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब ने कहा था कि 2 नहीं 1 पाकिस्तान, और उनसे बड़ी उम्मीद थी कि कम से कम ये मसला वो हल करेंगे, और उन्होंने एक मरतबा ये कहा भी था। हुकूमतें इस मसले को इसलिए टेकअप नहीं करती कि वो समझती हैं कि इसकी उन्हें सियासी कीमत अदा करनी पड़ेगी। आप ये देखें कि जब केपी में या हमारे कबायली इलाकों में या दीगर जगहों पे हमें नज़र आता है कि लोग मुख्तलिफ़ जगहों पे मुख्तलिफ़ दिनों में ईद मना रहे हैं, तो फिर वो जो वहाँ के पॉलिटिशियंस हैं वो अपना वोट बैंक को मैनेज करने के लिए, सेव करने के लिए, वो फिर उसी दिन ईद मनाते हैं जहाँ उनके मकामी मौलवियों ने ऐलान किया होता है। तो फिर ये इसकी सियासी कीमत से बचने के लिए हमारी किसी भी हुकूमत में इतनी हिम्मत नहीं है कि इस किस्म के ग्रोहों को
वो मैनेज कर सकें और उनसे कहें कि ये जो इनकी वजह से एक वो हमारी यकजहती मुतासिर होती है वो मुतासिर ना हो। तो ये मामला चलता रहेगा और ये आप बस ये दुआ करें, 2 तो पक्की हैं कि 2 होंगी, आप इस पे रहना चाहिए कि 3 ना हो। अच्छा हाँ, इस पे हमें 2 भी हो जाए तो ये इस पे भी हमें खुश होना किस एतबार से आप कह रहे हैं? ये 3 भी, ये देखें ना आपने तो 3 वर्जन हमें बता दिया, एक महकमा मौसमियात का बता दिया, एक उनकी मर्जी पर है ना, बता दिया, एक मुफ्ती पोपल रईस साहब का भी है, एक जो है वो मुफ्ती मुनीब साहब का भी, और फिर वो एक और भी इसमें इशू है ना, वो 20 मिनट तक जब वो एक इतनी सस्पेंस मूवी चलती है वो फिर पता चलता है कि मुफ्ती मुनीब साहब जब अपीयर होते हैं कैमरों में, फिर 20 मिनट तक वो तमाम उलमाए कराम का तारुफ कराते हैं, फिर एक फिर वो 20 पूरे मिनट लेने के बाद आखिर में जाके बताते हैं हमें कि चांद नजर आया कि नहीं आया। और सही, और यही सूरत हाल हमने कोरोना के मामले पर भी देखी, जब हम आपने बात की सऊदी अरबिया की, वहां पर मक्का, मदीना, करबला, मौला, मस्जिद अक्सा, तमाम जगहों पर ये नोटिफिकेशंस आ चुके थे कि अवाम का दाखिला जो है उस पर पाबंदी आयद है कोरोना के पेश नज़र। लेकिन हमने देखा कि पाकिस्तान में क्या सिचुएशन चलती रही। मोना, थैंक्स फॉर जॉइनिंग अस। ईद उल फितर का मामला है, समझती हैं आप इस बार पूरी कौम एक ही दिन ईद मनाएगी, क्या लगता है आपको? थैंक यू जरिया, बहुत मुश्किल है ये तो, हस्बे मामूल हमारा एक ही तमाम का होता है मामला। पहले पोपल सही साहब, उनकी एक अपनी अलग है उनकी कहानी और वो जिस तरह से लेकर चलते हैं, फिर उसके बाद मुफ्ती मुनीब साहब वो अलग हैं। इस सब में अब फवाद चौधरी भी जो है वो मैदान में आ गए हैं और काफ़ी अरसे से कोशिश हो रही है कि अब उनको भी इसमें शामिल कर लें। शुक्र है कि उन्होंने एक नुमाइंदा तो एटलीस्ट रूअत हिलाल कमेटी में कराया है। मुझे कुछ रोज़ पहले बड़ा डिसअपॉइंटमेंट हुई देख कर के नूरुल हक कादरी साहब जो फेडरल मिनिस्टर फॉर रिलीजियस अफेयर्स हैं, वो कह रहे थे कि जी जो मेट डिपार्टमेंट है या जो मौसम का डिपार्टमेंट है वो चांद की कोई पेशन गोई नहीं करेगा। और ये उनको अहकामात दिए हैं मुफ्ती मुनीब साहब ने। मुफ्ती मुनीब साहब के ये रूअत हिलाल कमेटी के कहने पर मेट डिपार्टमेंट पेशन गोई नहीं करेगा। मतलब क्या अथॉरिटी है रूअत हिलाल कमेटी की कि आप किसी को रोकें? चले आप अपनी बात तो करते हैं, फिर आप अपनी बात बाय हुक और बाय क्रुक मनवाते भी हैं, लेकिन आप दूसरे को रोक कैसे सकते हैं, वो भी एक सरकारी इदारे को, आपके प्रॉपर मेट डिपार्टमेंट को। दुनिया बहुत आगे बढ़ चुकी है और ये बात बिल्कुल दुरुस्त है। अभी जैसे इब्राहिम साहब भी कह रहे थे कि हम हर बात में सऊदी अरेबिया को बहुत हम लोग फॉलो करते हैं, ख़ास तौर पर मजहबी हवाले से और ख़ास तौर पर ये ईद वगैरह के हवाले से। लेकिन इस मामले में हम क्यों इतना पीछे हैं? यानी कि ये तो एक मैरिज ऑफ कन्वीनियंस हुई, जहाँ पर हमें सूट करता है हम उस मुल्क को फॉलो करते हैं, जहाँ हमें सूट नहीं करता, हमारे अपने जो जहनी तौर पर हमने एक परसेप्शन दिया हुआ है मजहब का, दीन का, जहाँ उसको सूट नहीं करता वहाँ पर हम अपनी चलाते हैं। तो मुझे तो कोई उम्मीद नहीं है माजरत के साथ। ठीक है, मतलब अब हम ईद एक दिन मना सकते हैं या नहीं मना सकते, उस पर तो सभी एनालिस्ट इत्तेफाक करें कि ऐसा दिखाई नहीं दे रहा। एनबीसी आ जाओ वेरी क्विकली। हाँ जी, फिर मुझे आगे जाना है। हाँ, इसका सोल्यूशन है एक 1974 की असम्बली में भुट्टो साहब थे, उनकी असम्बली की करारदाद के तहत ये कमेटी फॉर्म हुई थी जिसका नाम रूअत हिलाल कमेटी रखा गया था और इसकी रीजनल बॉडीज़ भी हैं। अब उस जो रेजोल्यूशन है उसको रीशेप किया जाए, नया बनाया जाए, साइंटिफिक बनाया जाए और उसको असम्बली से पास करा के साइंसी बुनियादों के ऊपर हम उसको अडॉप्ट कर लें। सऊदी अरब में उम्मुल कुरा कैलेंडर है, हम उम्मुल पाकिस्तान कैलेंडर बना लें उसका एक, उसके हिसाब से ईद मना लिया करें। और उसमें यह है कि जब चांद का वक्त हो तो चांद देख लो, अगर नज़र ना आए तो बता दो हमको, हम कह देंगे ईद नहीं। सिंपल कहानी वहाँ पर। यहाँ पर अभी भी सिचुएशन वहीं की वहीं है कि लगता है कि पूरे मुल्क में जो लोग हैं वो ईद मनाने के एतबार से भी इस सोच के हवाले से, चांद की रोयत के हवाले से मुनक़सिम दिखाई देंगे। कुछ लोग 24 को ईद मनाएंगे तो कुछ लोग 25 को ईद मनाएंगे। लेकिन ईद मनाने किस तरह से? क्या ईद हम इस बार सादगी से मनाएंगे? ऐसा पॉसिबल भी है क्योंकि हमने अवाम का जमी गफ़ा है कि किस तरह से बाज़ारों में ठाठे मारता समंदर हमें देखने को मिल रहा है और SOPs की तो अवाम ने धज्जियाँ उड़ा दी हैं। खैर वो अवाम ही नहीं, जो दुकानदार, जो ताजिर बरादरी थे जिन्होंने हुकूमत को एक इंतहानी करवाई थी, वो भी किसी से पीछे नहीं है। मुराद अली शाह साहब किस तरह से अपील करें अवाम से कि वो ईद सादगी से मनाने, ज़रा सुनिए। मुझे कहा जाता है कि पता नहीं डराने आ जाता है, हकीकत बताना और लोगों को आगाह करना मेरा फर्जी दरख्वास्त वज़ीर आज़म साहब से भी है कि ये कौमी ऐलान करें कि ईद सादगी से मनाई जाए। मैं एक चीज़ वो कह रहा था, फिर रुक जाता हूँ इसलिए कि डरता हूँ, लेकिन मैं कह दूँ मैं आपसे ये भी चले मैं करूँगा दरख्वास्त, ना निकलें घरों से, अपने गाँवों में ना जाएं। जो लोग बहुत ज़्यादा कह रहे हैं ना, इस वक्त अगर देहातों में ये वबा फैल जाती है, वहाँ पे फैसिलिटीज़ हमें पता है उस तरीके की नहीं है।
खुद भी उन्होंने अपील की है और प्राइम मिनिस्टर इमरान खान से भी कहा है कि वो ऐलान करें कि अवाम सादगी से ईद मनाएंगे। और आपको याद होगा कि मुराद अली शाह साहब ही पहले सूबाई वजीर हैं, सूबाई वज़ीर आला हैं कि जिन्होंने मुकम्मल लॉकडाउन के हवाले से ऐलान किया था। लेकिन क्या अवाम से इस अपील पर अमल की तवक्को की जा सकती है? एमबीसी, आप समझते हैं हमारी अवाम जो है वो इस किस्म की अपील पर अमल दरामद करेगी, उनके कान पर जूं भी रेंगेगी इस चीज़ के हवाले से? बड़ा दुख होता है बाज़ औक़ात। सच्ची बात यह है कि एक ऐसी कौम जो डिसिप्लिन के लिए कायम बनी थी, कायद आज़म ने इत्तेहाद, तंजीम और ईमान का ही दर्ज दिया था, हम उसी को वायलेट कर रहे हैं। और इस बुरी तरह अब के से तो इस बार तो इस बुरी तरह हुआ है कि वाकई बड़ा बहुत दुख होता है। मुराद अली शाह ने जो सादगी की बात की है वो उनको अल्टीमेटली करनी चाहिए थी। हमें खुद भी 1100 अफराद अब तक जहाँ बाक हो चुके हैं, 44,000 या 45,000 बीमार हैं, और जब ईद होगी जब तक पता नहीं कितना क्या हो चुका होगा। इसमें सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है, एक तो कपड़े वपड़े तो खैर ठीक है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में भी कहा गया कि और लोगों को कपड़े लेने होते हैं तो लेने दें कपड़े उनको। तो जो लोग कपड़े लेने मुस्तहिक हैं वो तो नहीं निकल पाए, उनके पास पैसे नहीं हैं। और जो मुस्तहिक नहीं हैं वो अपने कपड़े बना रहे हैं, वो आपको नज़र आ रहे हैं मार्केटों के अंदर, जोश उनका नज़र आ रहा है। मुराद अली शाह का जुमला कि लोग देहात में ना जाएं, ये मतलब पंजाब और सिंध के लिए बड़ा इम्पोर्टेंट है, बहुत इम्पोर्टेंट है। बिल्कुल ये कि उन्होंने ट्रांसपोर्ट भी इसलिए नहीं खोली सिंध वालों ने कि ये फिर देहात में जाएंगे, बसों में जाएंगे, लेकिन लोगों के पास कारें मौजूद हैं, वैगन्स मौजूद हैं जो हायर हो रही हैं। और अगर देहात में लोग गए कराची से तो कुछ तो होंगे ना जो कोरोना साथ लेकर जाएंगे। तो जहाँ कोरोना साथ ले गए तो जहाँ नहीं है कोरोना वहाँ भी हो जाएगा। हमारे देहात महफूज हैं अभी बड़ी हद तक। अब मैं शहरों की बात नहीं कर रहा हूँ, ना नवाबशाह की, ना सक्खर की, ना हैदराबाद की, लेकिन देहात हमारे देही इलाके महफूज हैं, खुले इलाके हैं, वहाँ नहीं हो पाया है। लेकिन अगर वहाँ फैल गया तो बड़े खौफनाक सूरत हाल होगी और बड़ा बुरा हो जाएगा। तो ईद तो सादगी से होनी ही होनी है। मुझे नहीं पता कौन दावत करेगा, ईद की दावतें होंगी या नहीं होंगी। इफ्तार पार्टी नहीं कर पाए हम लोग, इफ्तार हमारे घरों में इफ्तार नहीं हो पाए, सच्ची बात ये है। तो ईद की दावत है, क्या कौन करेगा, किस तरह करेगा, और कपड़े पहन के कौन जाएगा, और ईद लेने के लिए कौन लाइन लगाएगा, मेरे समझ में नहीं आ रहा। हम लोग के यहाँ तो मुमकिन नहीं है, कम से कम उन लोगों के यहाँ जो साहिब दिल हैं। आमिर ज़िया साहब, जिन्होंने खरीदारी करनी थी वो तो खरीदारी करने से बाज नहीं आ रहा है, लेकिन उम्मीद की जा सकती है, तवक्को की जा सकती है कि ईद के रोज़ लोग अगर नमाज ईद अदा करने जाते भी हैं तो आपस में गले ना मिले, मुसाफा ना करें और एक दूसरे के घर आना जाने से ज़रा गुरेज करें। एक्सपेक्टेशंस हैं आपकी इस अवाम से? मैं समझता हूँ कि जो अक्सरियत है हमारी वो इन चीज़ों पे अमल नहीं करेगी। हमें उसकी झलक नज़र आ गई है और वो हमने बाज़ारों में भी देख लिया, हमने मसाजिद में भी देख लिया, हमने हर जगह में। आप जरा सा भी बाहर निकल के देखें तो आपको नज़र आ जाएगा कि क्या आलम है। और उसमें ये नहीं कि सिर्फ वो लोग हैं कि जो हम कहें कि जी क्या कहेंगे कि गैर तालीम याफ्ता हैं या जो है उस तबके से ताल्लुक़ रखते हैं कि जो जिसके पास मीन्स नहीं है चीज़ों के ना। असल जो प्रॉब्लम है वो आपका मिडिल क्लास, अपर मिडिल क्लास, वो लोग जो जिनके पास तालीम भी है, जिनके घर में टीवी भी है, जिनको खबर भी है और उनकी जेब में पैसे भी है कि वो जाके शॉपिंग करें, तो वो वही लोग जो है उसकी कहते हैं ना कि वायलेट कर रहे हैं। और जब आप देखें कि ये लोग करने लगते हैं तो उसका असर जो है नीचे तक आता है। और मुझे नहीं लगता, बड़ी दुख की बात है। और मैं समझता हूँ कि मुराद अली शाह साहब ने बड़ा दर्दमंदाना अंदाज में ये अपील की है, उनकी बात बिल्कुल दुरुस्त है। और मेरे ख्याल में ये इस तरह का पैगाम जो है वज़ीर आज़म साहब की तरफ से भी आना चाहिए और बाकी 3 सूबों के जो वज़ीर आला हैं उनकी तरफ से भी आना चाहिए। क्या ही अच्छा हो कि तमाम मिलकर एक मुश्तरका बयान दें अपने एक दस्तखत के साथ कि जी सादगी के साथ। सादगी सिर्फ कोरोना की वजह से नहीं हमें मनाना। हम अगर मौजूदा कश्मीर की सूरत हाल जो भी आप आगे बात करेंगी वो भी एक ऐसी सूरत हाल है कि हमें ज़ेब नहीं देता कि हम उस तरह की खुशियां मनाएं। हमारे यहाँ जो सब दुखों का आलम है, लोगों का हजारों लोग जो है कोरोना से मुतासर हैं, हजारों लोग जो है मतलब 1000 से ऊपर जो है इंतकाल कर गए हैं, कईयों की जिंदगियां खतरे में है। तो एक बहैसियत कौम हम कैसे इतने सेल्फिश हो सकते हैं, खुदगर्ज हो सकते हैं कि हमें एहसास ही नहीं कि हमारे इर्द गिर्द क्या हो रहा है। तो इसमें एक बात कि हमें खुद ख्याल करना चाहिए, दूसरी बात कि हुकूमत जो है वो एक सिमत का तयन करे। वो 2 तरह से सिमत का तयन कर सकती है कि एक तो पैगाम बड़ा वाज़ेह अंदाज में दे जो अब तक हमें हमेशा लगता है कि जी तकसीम हुआ आया है,
दूसरा, कहीं ना कहीं उन SOPs को हुकूमत बने, वो रियासत की रेट को एस्टेब्लिश करे। अगर वो कह दे कि जी इस चीज इस तरह होनी है तो होनी है, मसाजिद में अगर नमाज पढ़नी है तो आपको एक कहते हैं फासला रखना है। ये ना हो कि कोई भी मौलवी उठे, वो कभी ईद के मामले पे चैलेंज कर दे, कभी वो नमाज के मामले पे। इसका मतलब है तो हुकूमत नहीं है हमारी, और हमारी कमजोरी है ये इस रियासत की कि हमारी हुकूमत जो है वो मुख्तलिफ ग्रोहों के हाथों में, कभी शॉपकीपर्स के हाथ में, दुकानदार से लेके रिक्शा वाला पे साइलेंसर। मुझे याद है कराची में एक बार कई बरस पहले एक मुहिम चली गई, साइलेंसर लगाएंगे, रिक्शा वालों ने एक जुलूस निकाला, हुकूमत ने हथियार डाल दिए। तो हर ग्रोह से ये लोग ब्लैकमेल हो जाते हैं। तो मेरे ख्याल में हुकूमत बने, और कुछ सऊदी अरब से सीखे, कुछ तुर्की से सीखे, कुछ बांग्लादेश से ही सीख ले कि हसीना वाजिद जो है वो बहुत सारी चीजें किस तरह से वो डट के कर जाती हैं, और वो करने की जरूरत है। एक मैं आखिरी जुमला कहूंगा कि हमारे यहाँ बार एक हम लोग हर बात कहते हैं कि जी इत्तफाक राय जरूरी नहीं होता बनाना। बात ये होती है कि हमेशा मुझे मार्गरेट थैचर का एक जुमला याद आता है कि वो कहती थी कि जी जब आप इत्तेफाक राय बनाने जाते हैं तो उसका मतलब है तो आप औसत फैसला करेंगे या बुरा फैसला करेंगे, और उसमें कोई जिम्मेदारी लेने को तैयार नहीं होगा। तो हमेशा जो है इसमें गलत फैसले होते हैं। हमने इत्तेफाक राय में देखा है कमजोर फैसले होते हैं। जिसको काम आता है, जिसको पता है, अगर डॉक्टर है तो डॉक्टर की बात माननी है, डिफेंस का मसला है तो फौज की बात माननी है, फॉरेन ऑफिस का मसला है तो फॉरेन सर्विस की बात माननी है। तो अपनी रेट बनवाना होगी, हुकूमत को हुकूमत बनकर फैसले करना होंगे। लेकिन मोना, बात हम यहाँ पर अवाम की कर रहे हैं कि अवाम से क्या एक्सपेक्टेशंस हैं? अवाम इस अपील पर अमल दरामद करेंगे कुछ? देखिए, वही बात है कि अवाम को अमल दरामद कराने के लिए कोई डेटरेंस तो ज़रूरी है ना। हमारे जैसी अवाम और हमारे जैसी जो नेशन है उनके लिए तो अगर डेटरेंस ना हो, कोई एग्जाम्पल ना हो, कोई प्रेसिडेंट ना हो कि अगर आपने ये किया तो इसकी खिलाफ वर्जी की सूरत में ये आपके साथ किया जाएगा या ये कॉन्सिक्वेंस, इन चीज़ों का आपको सामना होगा। अगर इस किस्म की कोई बात ही नहीं है तो आप मुझे बताएं, मैं तो कोई तवक्को नहीं रखती। ख़ास तौर पर जो हमारी आवाम का हाल है और जो हमने गुज़िश्ता रोज़ जो एक हाल देखा है, ख़ास तौर पर जब से सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा है कि ईद की शॉपिंग और वगैरह वगैरह वो तमाम मामला, तो अब बात ये है कि अब ईद के हवाले से ये बड़ा अहम पैगाम है। मुझे याद पड़ता है मुराद अली शाह साहब ने जब स्कूल्स बंद करने का फैसला किया था, वो भी उस वक्त वो एक जैसे कहते हैं बारिश के पहले कतरे की तरह थे, और उसके ऊपर काफ़ी तनकीद हुई थी दीगर इतराफ से, लेकिन उसके बाद तमाम ने फॉलो किया। मुझे बिल्कुल ये बात इसमें एब्सोल्युटली आई एंडोर्स दिस कि ये प्राइम मिनिस्टर की तरफ से भी आनी चाहिए। अच्छी बात है उन्होंने प्राइम मिनिस्टर को अपील की है, दीगर भी जितने गुजराए आला हैं उनकी तरफ से आए, AJK के प्राइम मिनिस्टर, गिलगित बाल्टिस्तान के चीफ मिनिस्टर, सबकी तरफ से ये बात अक्रॉस द बोर्ड आनी चाहिए। अभी तक हमें इस किस्म का कोई पैगाम तक नजर नहीं आ रहा है जो कि गवर्नमेंट लेवल पर दिया गया हो कि आप सादगी से ईद मनाएं। इस किस्म की कोई बात ही नहीं हो रही है, बल्कि उल्टा ये कहा जा रहा है कि अगर शॉपिंग मॉल्स खुल सकते हैं तो हम लोग मसाजिद में क्यों इज्तिमा नहीं लगा सकते, या फिर हस्बे मामूल जैसे ईद की नमाज वगैरह हुआ करती थी और ईद के जैसे कॉन्ग्रीगेशन हुआ करते थे, जितने इज्तिमात हुआ करते थे। उल्टे तौर पर ये एक आर्ग्यूमेंट सामने आ रहा है। एक सिर्फ मैं बात आई वुड बेग टू डिफर कि ये जो बात थी ना इत्तेफाक राय वाली, देखिए इत्तेफाक राय की मुझे जो सबसे बेहतरीन मिसाल हाल ही की मिलती है वो था हमारा कौमी एक्शन प्लान। हमने जिस किस्म का इत्तेफाक राय उस हवाले से दहशतगर्दी के खिलाफ बनाया था, क्या ये वबा उससे किसी भी सूरत से कम है? सिर्फ इस बात का जरा अपने जहनों में ही सवाल का जवाब दे ले तो आपको अंदाजा होगा कि अभी एम्पल टाइम था आपके पास। एक्शन प्लान था, तारीखी कौमी एक्शन प्लान बनवाया गया था। इत्तेफाक राय बड़ी मतलब है जिस तरह पैदा हुआ था, हमें भी पता है, आपको भी पता है। तो इत्तेफाक राय इस तरह पैदा नहीं होता, जब तक कोई मजबूत कहते हैं ना उसके पीछे वो आवाज नहीं होती, ताकत नहीं होती, कोई इत्तेफाक राय पैदा नहीं होता। वो इत्तेफाक राय पैदा किया गया था, पीपल तो आप इसी तरह का काम करें इस बार। राहील शरीफ साहब जो साबिक आर्मी चीफ थे वो खुद उस मीटिंग में बैठे हुए थे, 5 घंटे की वो मीटिंग हुई थी और वो इत्तेफाक राय करवा के उठे थे वहां से। हमने उस इवेंट को बड़ा एक्सटेंसिवली कवर किया था। बात यही है कि जिस तरह से भी वो एस्टैब्लिश हुआ था, लेकिन वो हुआ था और वो हमारे पास बेहतरीन मिसाल है। कोई देयर वर नो इफ्स एंड बट्स। क्या ये चीज उससे कम है? क्या ये वबा उससे कम खतरनाक है? हमें नजर नहीं आ रही है, और अगर हमें आवाम से तवक्को रखनी है तो रियासत को भी यहाँ पर आगे बढ़कर खुद से सामने आना होगा और चीज़ों पर नज़रसानी करना होगी, मॉनिटर करना होगा चीज़ों को। रज़ा साहब, क्या उम्मीद कर रहे हैं आप, ये आवाम से तवक्को की जा सकती है कि ज़रा ये सादगी से ईद मना लें? देखिए, अवाम से तवक्को कैसे आप कर सकते हैं जब तक आप अवाम को वो शऊर नहीं देंगे और उनको अवेयरनेस नहीं देंगे कि वो जो इस तरह से
कोरोना वायरस के दौरान सोशल डिस्टेंसिंग या पब्लिक गैदरिंग्स में बड़ी तादाद में जमा होना आपकी सेहत के लिए, आपकी फैमिली के लिए, आपके प्यारों के लिए ख़तरनाक है। जब तक उनको ये चीज़ वाज़े अंदाज में नहीं बताई जाएगी तो वो नहीं उस पर फॉलो करेंगे। तो बड़ी सादा सी बात है। और अभी जो है कॉन्ट्रडिक्शन इतनी ज़्यादा है पैगामात में कि एक तरफ तो ये बताया जाता है कि जी हिफाजती तदाबीर इख्तियार करें, मगर जो रियासती इदारे हैं, मसलन आप देख लीजिए सुप्रीम कोर्ट ने शॉपिंग मॉल्स वगैरह, और उन्होंने कहा कि शॉपिंग तो हक है लोगों का, और गवर्नमेंट की तरफ से भी बहुत सारे वजीर अभी भी कहते हैं तो आम सा फ्लू है, ये ठीक हो जाता है और कोई ज़्यादा घबराने की बात नहीं है, और मईशत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, डेली वेजेस की लाइवलीहुड ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो जब इस तरह का मैसेज जाता है तो लोग जाहिर बात है कहते हैं भाई इतनी सीरियस चीज़ नहीं है, अगर गवर्नमेंट खुद ये सब कुछ खोल रही है तो इतना बड़ा तो मसला नहीं है। फिर इस तरह के भी आदाद शुमार दिए गए कि हमारे यहाँ बड़ा लो मोर्टेलिटी रेट है और हमारे यहाँ फैला नहीं है, टेस्टिंग तो 0.02% भी नहीं हुई पूरी आबादी की। तो उस पर ये कंक्लूजन भी निकालना जो मैं समझता हूँ मिसलीडिंग है और हकाइक पे मबनी नहीं है। मुराद अली शाह साहब ने बहुत अच्छी चीज़ की है, बाकी चीफ मिनिस्टर्स को भी ये करना चाहिए, वज़ीर-ए-आज़म साहब को भी ये करना चाहिए, लेकिन इसमें एक मसला आ गया आड़े कि चूंकि मुराद अली शाह ने अब ये कर दिया है, इसलिए मेरे ख्याल से अब पीटीआई की ये हिकमत अमली होगी कि इसको किस तरह से निगेट किया जाए। पीटीआई करती है नहीं करती, रज़ा रूमी साहब अवाम करेंगे? जी अवाम मेरे ख्याल से नहीं करेंगे, साफ सी बात है। जो अभी आपने कॉन्ट्रैक्ट देख लिया है ईद की शॉपिंग का, सड़कों पे ट्रैफिक, तो ईद के दिन वो क्यों परहेज करेंगे। इब्राहिम, ऐसे विजुअल्स भी आए कि शॉपिंग मॉल्स जब शहरी में के औकात कार में खुल रहे हैं तो लोगों की लाइनें लगी हुई हैं। मुझे लगता है कि शायद लोग शहरी हाथ में पकड़ के उधर लाइनों में लगे हुए थे। देखें, मुझे तो अपनी ज़िंदगी में बहुत ही कम ऐसे मौके देखने को मिले हैं जहां मैं ये महसूस कर सकूं या ये कह सकूं कि मुझे अपने पाकिस्तानी होने पर फ़ख्र है। हमने एक बयानिया और एक नैरेटिव ज़बरदस्ती बनाया हुआ है कि हम बड़ी बाशऊर कौम हैं और बड़ी हम अजीम कौम हैं, और मेरी और मेरे जैसे शायद कुछ और लोगों की ये गलत फहमी बहुत पहले दूर हो चुकी थी, और जिनको ये गलत फहमी अब तक थी उनकी ये गलत फहमी ये कोरोना की सूरत हाल में जिस तरह से हमारी पब्लिक ने रिएक्ट किया है उनकी ये गलत फहमी जो है वो दूर हो गई होगी। आप ये देखें कि इससे पहले जो दहशतगर्दी की बात हो रही थी, दहशतगर्दी जब हो रही थी तो दहशतगर्दों ने हमारी मसाजिद को निशाना बनाया, हमारी इमाम बारगाहों को निशाना बनाया, हमारे थाने कचहरी नहीं छोड़े, हमारी जो फौजी इंस्टॉलमेंट्स थी उनको निशाना बनाया, हमारे उलमाए कराम को निशाना बनाया, जिनको हम देसी लोग कहते हैं उनको भी बनाया, लिबरल्स को भी बनाया। वो एक पेज पर थे इस हवाले से दहशतगर्द, लेकिन उसके ऊपर भी हमारी कौम जो है वो आखिर तक तावीलें घड़ती रही और उसके ऊपर कभी इफ्स एंड बट्स आते रहे उसकी कंडेमनेशन में, तो हम जो है उसके ऊपर भी इकट्ठे नहीं हो सके। और अब इतनी हम ख़ास तौर पर हमारी अफवाज ने कुर्बानियाँ दी उन दहशतगर्दों से लड़ते हुए, और हमारे जो अवाम है वो कितनी बड़ी तादाद में शहीद हुए, लेकिन हम उसको कभी पराई जंग कहते रहे, कभी अपनी कहते रहे, और इसी कन्फ्यूजन में हम उसके ऊपर रहे। अब हमारे शऊर का आप ये देखें लेवल कि कोरोना वायरस से पूरी दुनिया जो है उसमें कितने बड़े पैमाने पर हलाकतें हुई हैं, लेकिन हमारे जो लोग हैं वो ईद आई है और उनकी जो तरजीह है वो अपने बच्चों के साथ, मैंने देखे ऐसे विजुअल्स के बच्चों के साथ बग़ैर मास्क के, बग़ैर उनको कोई कुछ ऐसा प्रिकॉशन लिए हुए और बग़ैर ग्लव्स के वो शॉपिंग सेंटर में और बड़े कंजस्टेड शॉपिंग सेंटर और दुकानों में लेके वो घूम रहे हैं, और उनको बिल्कुल ना खुद पे रहम आ रहा है और ना ही अपने बच्चों पे रहम आ रहा है, और ना ही जो उनके घर में बुजुर्ग हैं उन पे रहम आ रहा है कि हम ये कोरोना साथ लेके घर चले जाएंगे तो वो उनके ऊपर क्या गुजरेगी। तो ये हमारी हालत इसलिए यह है कि हमने एक ऐसा निज़ाम ही नहीं बनाया 70 साल में कि हम लोगों को शऊर दे सकें। हमने जो है वो मुताला पाकिस्तान और इस किस्म के जो मज़ामीन हैं जिनकी अनमिट छाप और अनमिट नकूश हमारे स्टूडेंट्स तलबा के ज़हनों पर रहती है और फिर वो उससे बाहर नहीं निकलते, तो हम लोगों को शऊर ही नहीं देते। अभी आप ये देखें कि हमारी जो टॉप क़यादत की जानिब से जिस किस्म के पैगामात आए, हमें हमारी टॉप क़यादत को तो पता था कि ये कोरोना कोई ऐसा नहीं है कि ये कोई कॉन्स्पिरेसी है और ये असल में एग्जिस्ट नहीं करता, उनको तो पता था हकीकत का। लेकिन जब वो बार बार ये कहते हैं कि इसमें तो डेथ रेट जो है वो बड़ा कम है और जो पाकिस्तान में कोई इतना बड़ा नुकसान नहीं हो रहा, और फिर हमारे जो काबिल एहतराम जजेज़ हैं
वो भी ये कहते हैं कि पाकिस्तान में तो वबा की सूरत हाल नहीं है, तो फिर लोगों ने भी उसी तरह रद्द-ए-अमल दिया। और ये आप देखें कि ये सिर्फ पाकिस्तान की बात नहीं है, पूरी दुनिया में जो कम्युनिटीज हैं उन्होंने अपने त्यौहार जो है सादगी से मनाए। सिर्फ ये हमारे साथ ये मसला है, हमारा ये जो है वो बाय डिफॉल्ट हमारा ये मसला है कि हम जो है वो कोई निराले काम करते हैं। एक अपील सीएम सिंध कर चुके हैं, एक अपील मैं और हमारा पैनल आपसे कर रहा है कि इस बार ईद एहतियात और जरा सादगी से मना लें। अल्लाह ताला हमें इस तरह ईद देखने का मौका दे। मुझे बढ़ने एक ब्रेक की तरफ, स्टे ट्यून्ड। वेलकम बैक। नाज़रीन, दुनिया जब कोरोना से लड़ रही है तब मकबूजा कश्मीर में काबिज भारतीय फौज निहत्ते कश्मीरियों पर जुल्म करने में मसरूफ है। ऐसे में वज़ीर आज़म इमरान खान मुसलसल खबरदार कर रहे हैं कि भारत पाकिस्तान पर मुसल्लह हमले की तैयारी कर रहा है, लेकिन सिचुएशन जो है वो मजीद बद से बदतर होती चली जा रही है। तो मकबूजा कश्मीर के हवाले से क्या पाकिस्तान को अब भारत के खिलाफ जारहाना पॉलिसी अपनाना होगी, इस पर बात कर लेते हैं। आमिर ज़िया साहब, गुज़िश्ता 2 हफ्तों से सूरत हाल इंतहाई कशीदा हो चली है, चाहे वो LOC की हो या फिर मकबूजा कश्मीर की। आप क्या समझते हैं, अब पाकिस्तान को भी जारहाना जरा एग्रेसिव पॉलिसी की तरफ जाना होगा? अगर कोई भी शख्स जो है वो सफारतकारी की अलिफ बे ते जानता हो और वो बैनुल अक़वामी सियासत को समझता हो, तो उसको ये बात पता होनी चाहिए कि ट्विटर के ऊपर जो वज़ीर आज़म साहब जो हैं इरशादात फरमाते रहते हैं कि जी दुनिया को आगाह करने की कोशिश करते हैं और नाकाम कोशिश करते हैं, तो उन्हें पता होना चाहिए कि इस तरह के बयानात से और हत्ता कि अक़वाम मुत्तहिदा में की गई तकरीर से भी किसी के कान पे जूं नहीं रेंगेगी। बैनुल अक़वामी सियासत जो होती है मफादात का खेल होती है, और कोई और कौम जो है वो आपका आके मसला हल नहीं करा सकती। आपको अपने मसले, अगर वो आप समझते हैं कि आपका मसला है, तो वो मसले आपको खुद हल कराने होते हैं। तो हमारी जो मैं समझता हूँ कि रियासती पॉलिसी की कमजोरी है, सबसे कमजोर कड़ी है, क्योंकि वो यही है कि हम लोगों ने 5 अगस्त का जो वाकया किया था मोदी साहब ने, और उसके साथ जिस तरह से उन्होंने मतलब कश्मीरियों के हकूक को सल्ब किया और जो उनकी आईनी हैसियत को तब्दील किया और अपनी तरफ से इस मसले को हल कर लिया कि उन्होंने भारत का हिस्सा बना दिया कश्मीर को, और अब उसके सिर्फ फॉल आउट को उन्हें मैनेज करना है, तो उन्होंने जो करना था कर लिया। सवाल ये कि हमने उसके जवाब में क्या किया। हमें ये हर वक्त गुनगाने की जरूरत नहीं है कि जी ये आगाह करते रहे दुनिया को, जी भारत जुल्म कर रहा है। दुनिया को पता है, दुनिया बड़ी इन्फॉर्म्ड है। हमें ये सोचना है कि हमें खुद क्या करना है। और बड़ा मेरे ख्याल में हमें मायूसी होती है कि वज़ीर आज़म इमरान खान की आप कहीं दरगुजर कर देंगे, जी वो एहतसाब नहीं कर सके, वो कीमतों में कमी नहीं कर सके, वो मईशत ठीक नहीं चला सके, वो सब काबिल माफ़ी है। लेकिन कश्मीर के मामला जो है वो नाकाबिल माफ़ी है, क्योंकि मौरख जब आज से 40 साल बाद 50 साल बाद अगर तारीख लिखेगा इस दौर की, वो ये नहीं कहेगा जी कि इमरान खान ने करंट अकाउंट डेफिसिट कम करा दिया और कोरोना से क्या कर दिया। ये चीजें मैटर नहीं करेगी, बात होगी कश्मीर पे क्या किया। और कश्मीर पे फिर हो सकता है कि हम वो कह रहे हो कि जी उन्होंने गलत पॉलिसी की कि आपके हाथ से निकल गया, क्योंकि इस वक्त लड़ाई हमारी वक्त के साथ है। जैसे जैसे वक्त गुजर रहे हैं, भारत वहां पर जो है डेमोग्राफिक चेंजेस ला रहा है, वो वहां पर अपने कब्जे को, तसल्लुत को मजबूत कर रहा है। वो कश्मीरियों के दिल जीतने नहीं आया, वो वहां पर तसल्लुत कायम करने के लिए आए। और कश्मीरी जो भी रेजिस्टेंस कर रहे हैं, मज़ाहिमत कर रहे हैं, वो तना कब तक जारी रखेंगे। मतलब आप ये कह रहे हैं बहुत हो गई तकरीरें, बहुत हो गई ट्विटर पर बयानात, अब हमें अपनी पॉलिसी को थोड़ा सा एग्रेसिव करना होगा, पुष्टबानी करनी होगी, मजबूती से करनी होगी। और रिगार्डलेस कि दुनिया किस क्या रद्द-ए-अमल का मुजाहरा करती है, हमें FATF को भी नहीं देखना। हमें अगर आप कश्मीर को समझते हैं कि हमें कश्मीर पे खड़ा होना है, आपको अमेरिका बहादुर की तरफ नहीं देखना, चीन की तरफ नहीं देखना, आपको अपने 20-22 करोड़ अवाम की तरफ देखना है। अपने शागिर्दों से सीख लें। अफगान तालिबान 19 साल खड़े रहे अमेरिका के सामने, उनकी सबसे बड़ी फतह ये है कि अमेरिका जो उन्हें दहशतगर्द कहता है तो उनके साथ मुज़ाकरात कर रहा है। तो भारत अमेरिका और हम जो है अफगान तालिबान नहीं है। भारत को बिल्कुल आप मुंह भी दे सकते हैं, सब जवाब में बात भी कर सकते हैं, और आखिरी मुकाबले को गैर मुय्यना मुद्दत के लिए आप नहीं टाल सकते। आप लड़ने पे तैयार हो, क्योंकि दुश्मन अगर लड़ने पे तैयार है तो आपकी फिर तो मैं सादगी, मासूमियत, नादानी क्या कहेंगे उसको। जी इब्राहिम, रियासत बया वक्त एक नहीं बहुत से काम कर सकती है, तो जारहाना पॉलिसी में अपनाना होगी। देखें, डिप्लोमेटिक ऑफेंसिव तो हुकूमत को लॉन्च करना चाहिए, और इस मामले में कुछ हुकूमत ने काम किया भी है और कुछ थोड़ा सा सफारती सतह पर ज़्यादा काम भी करना चाहिए। और इसी तरह अगर वहाँ से भारत से कोई जारियत होती है तो उसका जवाब भी देना चाहिए, बिल्कुल उसी तरह जैसे 27 फरवरी वाला वाक़या था और उसमें पाकिस्तान ने जो है वो बिल्कुल इमीडिएटली रिएक्ट किया था, और उसका बड़ा अच्छा जो है वो एक हमने देखा कि असर भी हुआ। लेकिन ये कहना मुझे लगता है, मेरी नाकिस राय में,
कि हम कोई जो है वहाँ जाके कोई एडवेंचर करें या कोई हम इस तरह से कोई जारियाना पॉलिसी अपनाएं, तो मुझे लगता है कि उसका हमें फ़ायदे के बजाय नुकसान होगा, क्योंकि नरेंद्र मोदी ने अपनी जो इंतहा पसंदाना पॉलिसियाँ हैं, जो अक़लियतों के ख़िलाफ़ जो उन्होंने पॉलिसियाँ बनाई हैं भारत के अंदर भी, और इसी तरह मकबूजा कश्मीर में भी जिस तरह से उन्होंने उसकी आइनी हैसियत चेंज की, जिस तरह से वहाँ पे पूरा उसको एक जेल में तब्दील किया, तो पाकिस्तान की खारजा पॉलिसी और सफारती ऑफेंसिव तो एक तरफ, आज खुद आलमी मीडिया ने आप देखें कि पहली दफ़ा भारत को इतने बड़े पैमाने पर उसकी मजम्मत हुई, और अमेरिका में से लेकर यूरोप तक, यूरोपीय यूनियन में भी ये मामला डिस्कस हुआ, और अमेरिका में इंसानी हकूक़ की तंजीमों से लेकर और जो दीगर इदारे हैं वहाँ भी भारत की इस मामले पर मजम्मत की गई। और दूसरा, प्राइम मिनिस्टर इमरान खान की जो ट्वीट्स वाला मामला है, मुझे लगता है कि प्राइम मिनिस्टर का ये जो हमने पहले भी देखा था कि वो एक चीज़ के ऊपर एक नैरेटिव जब बनाते हैं तो उसको वो रिपीट करते चले जाते हैं, तो आरएसएस को एक्सपोज करने के मामले पर मुझे लगता है कि प्राइम मिनिस्टर की ये ट्वीट्स और प्राइम मिनिस्टर का जो खिताब था यूएनजीए में, मैं उस खिताब को कवर करने के लिए वहाँ मौजूद भी था उस हॉल में, तो उस पे प्राइम मिनिस्टर को ज़रूर कामयाबी मिली है, क्योंकि आरएसएस के बारे में और उसके फ़लसफ़े के बारे में आलमी सतह पर उस तरह से बात नहीं होती थी जिस तरह के प्राइम मिनिस्टर के बार बार हार्ड हिटिंग नैरेटिव के बाद हुई है। तो हमें मतलब डिप्लोमेटिक ऑफेंसिव को मजीद मौसर जरूर बनाना चाहिए। इस पे बहुत काम हो सकता है, बहुत जबरदस्त काम हो सकता है, और इसके लिए जो आपके आलमी अमूर के माहिरीन हैं, पाकिस्तानी नयाद, उनकी आपको हेल्प लेनी चाहिए। लेकिन इस वक्त जो है कोई लड़ाई की सूरत हाल बनाना जो है उससे हमें जो है वो मोदी को एक और एक्सक्यूज मिल जाएगा, और वो हमें ये भी पता है कि हमारा और उनका जो अस्करी ताकत का कंपैरिजन है वो भी हम जानते हैं। तो इस सूरत हाल में बेहतर यही है कि अपनी जो डिप्लोमेटिक ऑफेंसिव है इसको स्ट्रॉन्ग किया जाए, लॉन्च किया जाए, लेकिन अगर वहां से कुछ जारियत होती है तो उसका जवाब तो पाकिस्तान मुंह तोड़ जवाब दे। एनबीसी, आपका पॉइंट ऑफ व्यू क्या है? देखिए, मुझे तो इस हफ्ते 2 सदमे हुए, बड़े सदमे, कश्मीर के हवाले से। मेरे नावल का एक किरदार एजाज नाइको शहीद हो गया, उसको घेर के मारा गया, उसके हाथ पैर अपनी माँ से मिलने गया था वो, और खाना खाते हुए उसको पकड़ा गया, उसके हाथ पैर बांधे गए, और फिर खड़े होने की कोशिश की उसने और कहा मारो मुझे, और फिर उसको बस्ट मारा गया उसको। फिर दूसरा लड़का हमारा अशरफ शहराई साहब, बहुत बड़े लीडर हैं तहरीक हुर्रियत के, मेरे ख्याल अली गिलानी साहब के बराबर के होंगे, उनके बेटे जुनीद को शहीद किया गया इसी अंदाज में। वहाँ वो लोगों को मार रहे हैं, बेरहमी से मार रहे हैं, और एक को नहीं मार रहे हैं, इनके साथ 4-4, 5 बार शहीद हो रहे हैं। यहाँ तक कि घरों को नजर आतिश किया जा रहा है। इन लोगों ने, प्राइम मिनिस्टर ने जो ट्वीट किया 14 घरों का, वो 12 घंटे पहले मैं अपनी फेसबुक पर लगा चुका था तस्वीरों के साथ। तो हमारा दफ्तर खारजा भी कुछ नहीं कर रहा है, उसको नहीं पता कि मकबूजा कश्मीर में हो क्या रहा है, उसको पता चलता है अखबारात में आने के बाद, तो फिर वो ट्वीट करते हैं। फिर हमारे वज़ीर ख़ारजा साहब बैठ कर ख़त लिखते हैं, जनाब अली अस्सलाम वालेकुम, मैं खैरियत से हूँ, आपकी खैरियत खुदावंद करीब से नेक मतलूब हूँ। कश्मीर में जुल्म हो रहा है, आरएसएस कर रही है। आरएसएस मसला नहीं है। मैं राजा साहब की इस बात से इख्तलाफ करूँगा कि दुनिया को नहीं पता था, जर्मन दानिश्वरों ने आरएसएस पर आर्टिकल्स लिखे हैं, इक्वलाइज किया है नाजियों के साथ उसको, ऐसे लोग मौजूद हैं, किताबें हैं उसके ऊपर, उस पर फिल्में बनी हुई हैं आरएसएस के ऊपर। तो ये कोई नई बात नहीं है, नई कहानी नहीं है, बहुत पुरानी कहानी है ये, और ये तक़सीम के बाद की कहानी है, आज़ादी के बाद की। बिल्कुल सही कहा कि हमें अपने आप को खड़ा करना पड़ेगा। हम घुटनों के बल बैठे हुए हैं इस वक्त, हमें अपने आप को खड़ा करना पड़ेगा, और बिल्कुल मईशत और रियासत और कमज़ोरियाँ, अपनी कैपेसिटी हमें शो करना होगी, थोड़ा सा एग्रेसिव हमारी होना होगा। कम से कम कमरे से बाहर निकलना होगा हमको, कम से कम कमरे से बाहर निकले, सही सही सहन में तो आए, तो गैर मुल्की लोगों से मिलें, उनको जाके बताएं केस क्या है। अभी तो OIC भी कहती है भाई बड़ा तो हमें अफसोस हो गया, खाली अफसोस। मतलब ऐलान जंग नहीं, लेकिन कम से कम दुश्मन के सामने आकर जरूर खड़े हो जाएं अपने हथियारों के साथ। मोना, ऐलान जंग तो जब होगा जब वो जंग करेगा, ऐलान जंग तो, और वो जंग शुरू कर रहा है, वो रोज़ फायरिंग कर रहा है, रोज़ कभी बलूचिस्तान में कर रहा है, कभी कश्मीर में कर रहा है। मोना, देखिए, ये बात ये है कि इंटरनेशनल मीडिया की जितनी अच्छी कवरेज मिली थी जब से कोविड वाला मामला शुरू हुआ है, तमाम चीज़ें काफ़ी हद तक सबसाइड हो गई हैं। अब पाकिस्तान की तरफ से जो चीज़ मुझे नज़र आ रही है वो ये है कि कोशिश करते हैं कि हम दोबारा सुर्खियों में आए, कश्मीर के हवाले से दोबारा जो भारत का
भद्दा चेहरा है वो दुनिया के आगे एक्सपोज हो और इंटरनेशनल मीडिया, क्योंकि पाकिस्तान की ये बात दुरुस्त है और वेदर आई लाइक इट और नॉट, लेकिन अगर प्राइम मिनिस्टर ट्वीट करते हैं या वो कोई जाकर बात करते हैं, इंटरनेशनल मीडिया उसे बेपनाह कवरेज देता है। ये बात हम सब ने देखी है जैसे पहले नजर आई। लेकिन ये बात जरूर है, UNGMA प्राइम मिनिस्टर का बड़ा हिस्टोरिक खिताब था, उसके बाद से हिकमत अमली एब्सेंट नजर आई। यानी कि एक खिताब हो गया बट दिस इज नॉट इट, ये तो शुरुआत थी। इसके बाद से आपने मजीद उसको आपने आगे लेकर चलना था, मजीद उसको उठान देनी थी, लेकिन वहां के बाद से एक स्टेलमेट नजर आया। अभी भी इस वक्त जो शहरियार आफरीदी साहब कश्मीर कमेटी के चेयरमैन हैं, जिन्होंने इतने स्टॉलवर्ट फखर इमाम उनको उन्होंने रिप्लेस किया है, क्या उनसे बेहतर चॉइस नहीं थी गवर्नमेंट के पास? मैं कहने का मकसद ये, मैं बिल्कुल इस हक में नहीं हूँ कि हम वहां पर जाकर कोई इश्तियाल अंगेजी करते हैं। बिल्कुल हमारा अगर आप साइज देखें मिलिटरीली तो भारत से हमारा कोई कंपैरिजन नहीं है। हम अपने आप को डिफेंड जरूर कर सकते हैं, लेकिन हम एक ऑफेंसिव लॉन्च कर ये एक्सपेक्ट नहीं कर सकते हैं कि हम ठीक रहेंगे। ये बात बिल्कुल ठीक है, आई एडमिट दिस, लेकिन हम डिफेंसिव बहुत अच्छा कर सकते हैं। हमने अभी 2019 में भी 27 फरवरी को कर दिखाया है। कहने का मकसद ये, डिप्लोमेटिक ऑफेंसिव एक तो हम लोगों ने अपना दोबारा से रीस्टार्ट करना है। कोविड की वजह से ये तमाम चीजें ऐसा लगता है जैसे बैकबर्डर में चली गई थी। किसने रोका था? बिल्कुल, जैसे मैंने पहले भी कहा कि रियासत बहुत सारे काम कर सकती है, कोरोना का मामला भी साथ साथ देखना होगा। और हमें आज एक बड़ी तशवीशनाक चीज हुई है ज़रियाब, मुझे लगता है शायद मैं कह लूं इस बात को, covid.gov जो गवर्नमेंट की वेबसाइट है जो कोविड के हवाले से अपडेट्स देती है, उन्होंने जो आज एक वर्ल्ड मैप लगाया है उसमें जम्मू कश्मीर को उन्होंने इंडिया का हिस्सा दिखाया है, जिसकी वजह से भारत के कुछ सहाफी और जितने उनके लोग जो ट्विटर वगैरह पर हैं वो खुशी से फूले नहीं समा रहे। और हमारी तरफ से इसका अभी तक यकीनी तौर पर यहाँ तक कि मौसम का हाल अहवाल भी अब बताना शुरू कर दिया गया। रज़ा रोमी साहब, आपका पॉइंट ऑफ व्यू वेरी क्विकली। जी देखिए, बात यह है कि ये सारी जो इस वक्त बातें हो रही हैं, मुख्तलिफ नुकात जो उठे हैं, वो एक बड़ी मुसीबत की तरफ इशारा करते हैं। और वो मुसीबत ये है कि हमारी खारजा पॉलिसी जो है वो क्लियर ही नहीं है, वाज़े ही नहीं है। जो 5 अगस्त के वाक़ये के बाद जो कि सरप्राइज था पाकिस्तान के लिए, अभी तक हम उसका कोई मौसर या कोहेरेंट जवाब नहीं मुरतब कर पाए। ट्वीट्स करने से और आधा घंटा खड़े होने से जो पहले किया गया, ये सब अच्छी मीडिया में अटेंशन तो मिलती है डोमेस्टिक ऑडियंस को, लेकिन बैनुल अक़वामी सतह के ऊपर उसका कोई असर नहीं होता। हमारी डिप्लोमेसी का भी फेलियर है। जो कश्मीर कमेटी की बात की मोना ने, मैं बिल्कुल इत्तेफाक करता हूँ कि उसका जो इंतखाब है उससे आप कोई ख़ास तवक्को नहीं कर सकते कि वो कोई रोल अदा करेंगे। और तीसरी ये बात है कि जो बड़ी पावर्स हैं, जो मुसलमान ममालिक हैं, वहाँ पर सिवाय 2 या 3 के कोई हमारे साथ इस वक्त नहीं है। अब यही सोचना है हमारे दफ्तर खारजा को, हमारे वज़रा को, हमारी कैबिनेट को कि वो किस तरह से ये पांसा पलट सकते हैं, क्योंकि इतने साल हमने कश्मीर का होना बचपन से, और वो शेर है कि बहुत शोर सुनते थे पहलू में दिल का, जो चीरा तो कतरा खून ना निकला। तो यही वाला आलम है इस वक्त के, सब कुछ कहला कर और सब कौम को वो करके अब जब मौका आया है तो हमने देखा है कि इस वक्त बिल्कुल एक जो है एक गैर वाज़े और एक मुंतशिर पॉलिसी कुछ ऐसा करना होगा अपने तौर पर कि पाकिस्तान कश्मीर के एतबार से खत्ते में अपनी प्रेजेंस को शो करवा सके इंतहाई मौसर और मजबूत अंदाज में, वरना खुदा ना मामलात कोई और रुख, कोई और रंग भी इख्तियार कर सकते हैं। इसी के साथ ही मुझे मेहमानों को दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज।